तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यूपी स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं यूपी स्पेशल की क्लास आरओ के लिए या फिर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दे रहे हो 2024 के लिए, सभी के लिए यूपी स्पेशल की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज हम जो देखने वाले हैं उसमें हम इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को देखेंगे जो यूपी के प्रोस्पेक्टिव से होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जब तक आपको ये लेक्चर मिलेगा यानी आज और कल में ये सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति की बात करें जिसमें पर्यटन स्थल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर में त्योहार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा यूपी की इंडस्ट्रियल संस्थाओं से, जिसमें अब प्रमुख 100 संस्थान से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स जो हैं जैसे परिवहन, ट्रांसपोर्ट, सड़क हो गया, वायु परिवहन हो गया, इन सब के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, संग्रहालय कहाँ है, इसने कौन सी योजना कब प्रारंभ किया गया, डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जल्दी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बैक टू बैक क्लासेस होंगी। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने की, क्लासेस ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की क्लासेस होंगी ये सब क्लासेस। ठीक है, तो रिवीजन करने में भी आपको आसानी रहेगी। इसके अलावा सेंसस की क्लासेस हो चुकी हैं हमारी, सेंसस क्लास आप जाकर देख सकते हैं और उसी प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात करें यूपी की ज्योग्राफी के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इंडिया और थोड़ा सा 10-5 सेकंड का वर्ल्ड की ज्योग्राफी के थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बात करें तो पूरे विश्व को जो है 2 हेमिस्फीयर में बांटा गया है। एक नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है, दूसरा साउथ हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, इतना सबको पता है। ठीक है, और भारत की बात करें तो भारत, देखिए भारत यहाँ है। भारत पूरा आप देखेंगे तो भारत पूरा नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा गया है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेडिटेरियन लाइन। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर। इक्वेटर तो आपको पता है 0 डिग्री क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, यानी अक्षांश। अब प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है, यानी ये होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, इसके इधर आएंगे, ईस्ट की तरफ आएंगे तो +5 घंटे। ठीक है, आपका टाइम जो है प्लस हो जाएगा। इसके इधर जाएंगे, यात्रा करेंगे, यानी पश्चिम की तरफ यात्रा करेंगे तो ये -5 5.5 घंटे। ठीक है, यहाँ पर 5.5 घंटे होगा, 5.5 घंटे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। इसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानी हो, जैसे इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर से जो है भारत की दूरी जो है लगभग अगर देखा जाए तो 933 किलोमीटर है। ठीक है, अंडमान जो है इससे कम है। ठीक है, ये तो ऐसे ही जानकारी के लिए है, बस स्टार्टिंग क्लासेस यहाँ होंगी आपकी। जैसे यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अगर विस्तार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें भारत का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड विस्तार पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले भारत को देख लेते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत मैंने बता दिया पूरा सबसे पहले कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक, तो भारत का जो मेन लैंड है, भारत भारत का ये, ठीक है, ये मेन लैंड, इसके साथ साथ भारत में ये भी शामिल करते हैं अंडमान निकोबार भी। ठीक है, अंडमान निकोबार को भी शामिल करते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अंडमान निकोबार, ठीक है, यहां से अगर देखेंगे तो 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ नीचे आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा अंडमान निकोबार कवर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है वह है, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत की स्थित है। ठीक है, नॉर्थ का मतलब दोनों जगह नॉर्थ है क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया कि भारत का जो मेन लैंड है उसका अक्षांशीय विस्तार 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में भारत की स्थित है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो उसका अक्षांशीय विस्तार जो है हम नापते हैं 6 डिग्री 7 मिनट से, यहाँ से अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। ठीक है, हालांकि आपको लेटिट्यूड विस्तार यही ध्यान रखना है, 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, अब ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार देखेंगे तो अभी मैंने बताया कि भारत देखेंगे तो एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्थित है, दूसरा जो है पूर्व की तरफ स्थित है, पूर्व अक्षांश की तरफ। ठीक है, सॉरी पूर्व देशांतर की तरफ, इसीलिए आप देखेंगे देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर
आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार को साथ में लेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ भारत का पूरा टोटल अक्षांशी सॉरी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक जोड़ेंगे तो लगभग 29 डिग्री का देशांतरी विस्तार का गैप है। यानी कहने का मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 29 डिग्री की बात करें तो 29 डिग्री में ये देखेंगे तो 4 × 29 116 मिनट का ये अंतर आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब ये 116 मिनट का अंतर आता है। ठीक है, यहां से यहां जाने में 116 मिनट का अंतर आता है। मैंने बताया कि प्रधान मध्याह्न रेखा से इधर जाएंगे पूर्व की तरफ तो 5.5 घंटे का टाइम प्लस हो जाता है। ठीक है, यही कह रहा है 116 मिनट का अंतर आता है। अब इसको कैसे देखेंगे, इसको ऐसे समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश में टाइम डिफरेंस है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में टाइम डिफरेंस होता है कितना, 4। अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है लेकिन गुजरात में लगभग 6 बजे सूर्योदय होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 2 घंटे का टाइम डिफरेंस पाया जाता है। यानी 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय हो जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण देशांतरी विस्तार है। ठीक, पता चल गया। अगर अभी तक आपको क्लियर ना हुआ हो, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये टाइम डिफरेंस होता है, कितना देशांतरी विस्तार है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको बात करते हैं तो भारत का जो स्टैंडर्ड यानी मानक तिथि रेखा है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट जो है देशांतर रेखा है। ठीक है, अब 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और इसके अलावा आ जाएंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर ये रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच कितना अंतर होता है। तो अभी मैंने बताया कि ग्रीनविच मीन टाइम या जिसे प्राइम मेडिटेरियन रेखा कहते हैं जो 0 डिग्री देशांतर होता है, और इसके अलावा ये 82.5 डिग्री जो है भारत का मानक तिथि रेखा है, ये इंटरनेशनल मानक तिथि रेखा है। इसमें देखेंगे तो 5.5 घंटे का जो है प्लस डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, यानी भारतीय मानक तिथि रेखा ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये बातें आपको पता चल गई। अब बात करते हैं कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब होता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले ये मिजोरम है, इसके बाद त्रिपुरा आएगा, त्रिपुरा के बाद वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, इधर आ जाएंगे तो अ, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, यानी 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा कर्क रेखा भारत को 2 भागों में, 2 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करती है। इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रॉपिकल रीजन, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक रीजन है, और इधर जाएंगे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन। यानी कहने का मतलब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन बात करें तो ये जो है एक तो कर्क रेखा है, दूसरा आ जाएंगे इधर इक्वेटर है, इक्वेटर के समीप है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आ जाएगा। ट्रॉपिकल रीजन में यहाँ पर जो है आप देखेंगे नॉर्थ की अपेक्षा साउथ में गर्मी ज़्यादा रहती है, सिंपल लैंग्वेज में, तो ये चीज़ जान जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है। इसके अलावा कर्क रेखा के उत्तर के क्षेत्रफल के हिसाब से दक्षिण में देखेंगे लैंड एरिया ज़्यादा है। तो ये आपका बेसिक माइंडसेट जो है आप जो ट्रेडिशनल बुक में पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा अलग हटके है, ताकि आपको और चीज़ें एक्सपोजर आपको मिले, आप सोच सकें उनके बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत का जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। तो इंदिरा कॉल भारत का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें कन्याकुमारी है। सॉरी, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और इसके अलावा कन्याकुमारी या जिसे केप कैमरून कहते हैं भारत का जो है मेन लैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, अगर सिर्फ आपको भारत पूछा जाए भारत का सबसे नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है,
इंदिरा कॉल, और उसका साउथर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो इंदिरा जो है पॉइंट बताना है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का मेन लैंड का साउथर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो कन्याकुमारी आपको बताना है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इसके अलावा बात करें, टोटल लेंथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ क्रम में देखेंगे टोटल जो है किलोमीटर में कितना एरिया है, तो 3214 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ क्रम में टोटल भारत का जो है मेनलैंड का एरिया है। ईस्ट से वेस्ट की बात करें, यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की बात करें, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जो टोटल किलोमीटर में लंबाई आएगी वो 2933 किलोमीटर आएगी। अब इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखने की है। ठीक है, वो क्या? एक तो बता दिया हमने कि नॉर्थ से साउथ क्रम में इतना किलोमीटर लंबा है। अब इसमें पूछता है, कभी कभी पूछता है किबिथु जो है वो कहाँ स्थित है। तो किबिथु आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये भारत का जो है सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है पॉइंट है, यानी पूर्वोत्तर जो है पॉइंट है किबिथु। और वेस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो यहाँ आ जाएंगे गुजरात में। गुजरात में इसे क्या कहते हैं? चूरा मोटा कहते हैं। ठीक है, या गुहार मोटा कहते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुहार मोथा। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एरिया ऑफ इंडिया की। तो पूरे विश्व का भारत के पास कितना एरिया है लैंड का? वो 2.43 किलोमीटर है, सॉरी 2.43% है। ठीक है, 100% का जो है टोटल जो है भारत के पास 2.43% है। ठीक है, यानी टोटल देख लिया जाए, टोटल जो ये लैंड है किलोमीटर में आप देखेंगे तो 2,83,263 किलोमीटर स्क्वायर जो है लैंड भारत के पास है पूरे विश्व की भूमि का। इसके अलावा भारत जो है देखेंगे तो भारत सातवां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा देश रूस, उसके बाद कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से, फिर चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत के पास सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि लैंड और वाटर का एरिया कितना है, यानी लैंड आपके पास कितना है और वाटर कितना किलोमीटर है। तो आप देखेंगे लैंड भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जल सीमाओं को शामिल करें तो कुल अगर टोटल लैंड सीमा की बात करें, सॉरी कुल जल सीमा की बात करें, तो 7,516 किलोमीटर लगभग जो है पूरा जलीय सीमा है भारत के पास। ठीक है, और अगर अंडमान निकोबार छोड़ की बात करें तो अंडमान निकोबार छोड़ को देखें तो 6100 किलोमीटर भारत के पास जलीय सीमा है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है लैंड कितना है, यानी असली सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात करें इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार तो ये लगभग 7516 किलोमीटर जो है भारत के पास लैंड सीमा है। इसके अलावा कभी कभी पूछा जाता है कि भारत की सीमा किस किस राज्यों से लगी है। तो सबसे बड़ी सीमा आपको बताना है किस राज्य से लगी है। ठीक है, तो आप अगर इसको देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ जो है आप देखेंगे 4,900, सॉरी 4,096 किलोमीटर की सीमा, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश साथ साझा करता है। उसके बाद चीन के साथ, फिर उसके बाद देखेंगे तो पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार के साथ, इसके बाद भूटान और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी आपसे पूछा जाए कि सब भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके अलावा कुछ लाइन है वो भी आपको पता रहनी चाहिए, जैसे रेडक्लिफ लाइन की बात करें तो भारत और पाकिस्तान और भारत के पंजाब राज्य के बीच है। ठीक है, इसके अलावा मैकमोहन लाइन की बात करें तो मैकमोहन लाइन आप देखेंगे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच है। ठीक है, डूरन लाइन की बात करें, डूरन लाइन देखिए ये अफगानिस्तान है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन है। ठीक है, और एक है रेडोलिफ रेखा। रेडोलिफ रेखा देखेंगे तो ये किसके किसके बीच है? ये भारत और नेपाल के बीच है। ठीक, अब अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है, यूपी स्पेशल से ही संबंधित है, ऐसी बात नहीं। अगर आपको आते हैं इंडिया स्पेशल तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ा के लेक्चर देख लीजिए, लेकिन आपका नहीं तो रिवीजन कर लीजिए, क्या जाता है आपको 10-5 मिनट पे। तो लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? तो सबसे बड़ा एरिया जो है घटते क्रम में देखेंगे तो राजस्थान के पास। ठीक है, नंबर 1 पर राजस्थान आएगा, सेकंड पर एमपी आएगा,
थर्ड पर आप देखेंगे महाराष्ट्र आएगा, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश आएगा। अगर सबसे छोटा राज्य की बात किया जाता है, गोवा सबसे छोटा राज्य, उसके बाद सिक्किम आएगा, ठीक है, बाई एरिया, ठीक है, ये बात हो गई। अब बात करें यूटी की, तो आपको पता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया है, और JNK लद्दाख जो है एक नई यूटी बना दी गई है, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आ जाते हैं आगे। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले 10 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाता है। तो 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे किसको किसको जो है, 10 डिग्री चैनल किसको किसको जो है अलग करता है। तो आप देखेंगे 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ये है 10 डिग्री चैनल, ये है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और इसके अलावा देखेंगे डेक्कन पासेस दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित, ठीक है, लिटिल अंडमान, और ये देखिए ये है दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान, ठीक है, इसके बीच क्या है, डेक्कन पासेस स्थित है। तो डेक्कन पासेस जो है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से जो है अलग करता है। अब आ जाते हैं 9 डिग्री चैनल के पास। 9 डिग्री चैनल आप देखेंगे तो इसे जो है मिनिकॉय आइलैंड को जो है शेष जो लक्षद्वीप का एरिया है उससे जो है अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को जो है मिनिकॉय से जो है अलग करता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। हालांकि हम लोग लिटरेसी की बात कर चुके, सॉरी सेंसस की बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो भारत की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 17.7%। कहने का मतलब 31.2% आबादी शहरों में, 68.8% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, 74.04%, जिसमें मेल की बात करें तो मेल जो है 80.9% है, महिला साक्षरता दर 64.60% है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें 62.31 करोड़ जो है मेल पॉपुलेशन है, और 58.74 करोड़ जो है फीमेल पॉपुलेशन है। ये आंकड़ा 2011 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेंसस का जो है ऑथेंटिकेट डाटा है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन का भारत के पास जो है देखेंगे 17.5% जो है पॉपुलेशन भारत के पास रहती है। और अभी हाल ही में आया है कि भारत जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश, लगभग 140 करोड़ जनसंख्या वाला जो है जनसंख्या वाला देश, चीन को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 पर आ गया है। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो की। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो 912 है, यानी 912 लड़की है 1000 लड़के पर, यानी 1000 दूल्हा है तो 1000 दूल्हे पर देखेंगे तो 912 दुल्हन है। यानी कहने का मतलब है 88 88 दूल्हा कुंवारे रह जाएंगे, उनकी शादी नहीं होगी, क्योंकि 88 लड़कियां कम है। ऐसे पूरे भारत लेवल पे तो भारत का पूरे भारत का सेक्स रेशियो कितना है, 943 गर्ल्स है 1000 मेन पर, यानी 1000 दूल्हे पर आप देखेंगे तो 943 दुल्हन है, ठीक है। कहने का मतलब उसमें जो 57 दूल्हे हैं वो कभी, यानी 57 लड़के हैं, वो कभी दूल्हा नहीं वो कभी दुल्हन नहीं पा पाएंगे, ठीक है, यानी उनकी कभी शादी नहीं होंगी। और भारत की जनसंख्या घनत्व की आपसे पूछा जाए तो 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो हमने अभी देखा, हमने देख लिया कि भारत का देख लिया लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार। अब हम लोग देखेंगे यूपी। तो यहाँ से आपकी यूपी की स्पेशल क्लासेस शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की बात करें यूपी का, तो यूपी का जो जिला है सहारनपुर, वो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरतम, यानी उत्तरोत्तर बिंदु है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट बात करें तो साउथर्न मोस्ट पॉइंट में उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला आएगा। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वोत्तर जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है बलिया। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमोत्तर जिला कौन सा है, तो शामली। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल विस्तार पूछा जाए तो आप देखेंगे लैटिट्यूड विस्तार की बात करें तो पूरा का पूरा, जब इंडिया ही नॉर्थ हेमस्फीयर में है तो ये भी नॉर्थ में रहेगा। कहने का मतलब 23.52 नॉर्थ से लेकर 31.28 नॉर्थ तक जो है अक्षांशीय विस्तार है उत्तर प्रदेश का। और देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार जो है वो है 77.3 ईस्ट से लेकर आप देखेंगे 84.39 ईस्ट जो है लॉन्गिट्यूडनल विस्तार है, ठीक। ये बातें पता चल गई। और यूपी में टोटल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं।
अब बात करें तो यूपी की सीमा 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश को टच करती है। ये राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ठीक है, और इसके अलावा दिल्ली। ठीक, तो उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, ठीक है, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, और इसके अलावा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। और अगर आप यूपी का मैप देखेंगे तो मैंने लिखा है इसमें, आप कहेंगे कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा कहाँ साझा करता है, तो यहाँ देखेंगे यूपी की ये सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगर इंटरनेशनल बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय, इसमें अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें, अंतरराज्यीय सीमाओं की बात करें तो पश्चिम बंगाल, अंतरराष्ट्रीय सीमा, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं। ठीक है, अन्य राज्यों की तुलना में। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उत्तर प्रदेश से हटके है। ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जो है सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूते हैं अन्य किसी भी राज्यों में। अब बात करते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र जो है, सोनभद्र से लगे राज्यों की संख्या की बात करें तो 4 राज्य जो है सोनभद्र से लगते हैं। एमपी, ठीक है, और इसके बाद इधर छत्तीसगढ़ आ जाएंगे, फिर झारखंड, फिर बिहार। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपसे पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा पूछा जाए तो हापुड़। सहारनपुर, सहारनपुर से लगे राज्यों की संख्या पूछा जाए तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक, ये बातें आपको पता चल गई। अब बात करें उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, यानी सबसे लंबी सीमा साझा किस राज्य से साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो आप देखेंगे एमपी के साथ जो है सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश एमपी के साथ। सबसे कम सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? ठीक, तो सबसे कम आप सबसे कम सीमा आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश साथ साझा करता है, यहां सही कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक, इसके अलावा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे एक बार आरआर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, तो आपने ध्यान रखना है 9। ठीक है, अब प्रदेश की सबसे बड़ी नहर सिस्टम कौन है? शारदा नहर। ठीक है, और मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ललितपुर। ठीक है, तो आप देखेंगे ये ललितपुर है, ये मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक, ये सारी चीजें, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी बहुत सारी इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है लिखी गई है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इसमें आपको और क्या ध्यान रखना है, तो इसके बाद कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को देखें, क्योंकि इसमें और बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप पूछी गई हैं, तो इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके जिले। अगर आपको ये सब पढ़ना है तो हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तो स्पर्श करने वाले जिले की बात करें, मध्य प्रदेश के साथ जो है 13 जिले जो है शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ, जो है एमपी के। बिहार के 8 जिले जो है शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश सीमा से, हरियाणा के 7, उत्तराखंड के 5, राजस्थान के 2, छत्तीसगढ़ के 1, झारखंड के 1, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जो है एक जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, और उत्तराखंड की बात करें तो 5 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर ले कि किस जलवायु क्षेत्र से आर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जो है कार्यशील जनसंख्या कितनी है? 59.3% लोग किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। अब इसमें क्या है, 29% जो है कृषक और 30.3% कृषि श्रमिक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य को 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे तो मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र आ जाएगा, इसके अलावा देखेंगे तो ये मध्य वाला पठारी भाग आ जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा 3 कृषि जलवायु क्षेत्र की अपेक्षा इसमें देखेंगे 9 जो है उप कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, बस यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनके किनारे स्थित प्रमुख नगर की। तो गंगा नदी सबसे इंपॉर्टेंट पूरे भारत की नदी है। तो ये गंगा गंगा नदी का जो है सोर्स है, ठीक है, इनके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो अगर देखेंगे गंगा नदी का सोर्स देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ठीक है, ये तो आपको मोटी मोटा दिख रहा है। लेकिन गंगा की बात करें तो प्रमुख नगर जो इसके किनारे स्थित है, गढ़मुक्तेश्वर, कछला घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर, उन्नाव, दलमऊ और सिंगरेपुर, प्रयागराज, सिरसा, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये गंगा नदी का बड़ा मैप है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये गंगा नदी है। ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? सोन नदी आपसे पूछे जाए तो नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तमसा भी गंगा गंगा नदी की अब यमुना नदी की सहायक नदी, सॉरी, तमसा यमुना नदी की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल, ये क्रोनोलॉजी आपको देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं गंगा नदी के बारे में सबसे पहले। तो गंगा नदी का जो उद्गम आप देखेंगे, तो गंगा नदी आप देखेंगे देवप्रयाग में बनती है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जो है देवप्रयाग से यही गंगा नदी बन के उत्तराखंड से होते हुए सबसे पहले आप देखेंगे बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में जो है प्रवेश करती है। तो ये जो है, जो मैंने लिस्ट बताई है कि कौन कौन से शहर जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, उनकी लिस्ट दी गई है। उत्तर प्रदेश के साथ आप देखेंगे बिहार, झारखंड की भी यहाँ पर लिस्ट दी गई है। हालांकि क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि देवप्रयाग जो है भागीरथी अलकनंदा के संगम पर है। रुद्रप्रयाग की बात करें तो मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर है। नंदप्रयाग की बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पर है। कर्णप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर है। विष्णुप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के संगम पर स्थित है। यानी मेन जो नदी है वो है अलकनंदा, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये चीज हो गया। हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, वो देख लिया। तो उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो गाजीपुर, ठीक है, वाराणसी, गाजीपुर के बाद देखेंगे तो इधर आ जाए बक्सर, बिहार में आ जाएगा। इसके गंगा नदी के किनारे पटना भी है, ठीक है। तो उसके अलावा भागलपुर, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। हम यूपी को देख रहे हैं तो यूपी को फोकस करेंगे। इसके अलावा देखिए इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें लिखा हाईली पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस की बात किया गया गंगा नदी, ठीक है। तो यहाँ ऊपरी जब गंगा नदी पहाड़ों में रहती है तो यहाँ पर नंबर्स न्यूमरस जो है हाइड्रल प्रोजेक्ट आप यानी जल विद्युत परियोजना देखने को मिलेगी। और इसके अलावा देखेंगे इस एरिया में जो है आपको सघन आबादी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है दिखाता है कैसे नदियों के किनारे जो है गंगा नदी, जैसे कोई भी नदी हो उसके किनारे कैसे बसावट हुई है, ठीक। और इसके अलावा आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है। झीलों से क्वेश्चन आता है, ठीक है, झीलों से क्वेश्चन आता है। दूसरा आप देखेंगे रामसर साइट से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले झीलें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ स्थित है। तो फुलहर झील सबसे इंपॉर्टेंट है, गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है, पीलीभीत में स्थित है, ठीक है। करेला झील पूछा जाता है, लखनऊ में स्थित है। गोविंद पल्लम पल्लव पंथ जो एक है कृत्रिम झील है, वो सोनभद्र में स्थित है, ठीक है। बड़ा ताल गोखुर झील है, क्या है, इसे शाहजहांपुर में स्थित है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में स्थित है। तो इसमें बहुत सारी झीलों के नाम दिए गए हैं। जैसे अगर पूछा गया है कि जैसे बरुआ सागर कहाँ है, तो झांसी में स्थित है, ठीक है। और उससे पूछा है जिरगो जलाशय मिर्जापुर में स्थित है, ठीक है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में स्थित है। और अलवरा झील जो विदेशी पक्षियों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौसाम्बी में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, रामसर साइट पूछा जाता है, एनवायरमेंट साइट। तो एनवायरमेंट में आ रहे में देखिए रामसर साइट जो है 10 रामसर साइट है। तो इसमें पार्वती जो है आप देखेंगे बर्ड सेंचुरी जो है ये गोंडा में स्थित है, ये ऐसे मिलान करने के लिए दे दिया गया था। पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इसके बाद समसपुर बर्ड सेंचुरी जो है रायबरेली में स्थित है, नवाबगंज उन्नाव में, ठीक है। सैंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ, हरदोई में, ठीक है। सरसई आप देखेंगे इटावा में, संबन जो है मैनपुरी में, सुर सरोवर आगरा में, अपर गंगा देखेंगे। इसके अलावा ये हैदरपुर वेटलैंड, तो इन सब के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमने बर्ड सेंचुरी ये सब बारे में चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। जैसे अगर किसी भी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया करना है तो दो टाइप से कंजर्वेशन किया जाता है। एक तो क्या, इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, एक दूसरा होता है इन एक्स सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। यानी इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, पौधों जीवों का संरक्षण
वहीं उनके प्राकृतिक रूप से निवास स्थान पर किया जाता है। दूसरा एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या कहता है, पौधों और जीवों का संरक्षण अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया जाता है। यानी बात करें इन सीटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज को जो है कंजर्व किया जाता है। जैसे अगर बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, तो इन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही कंजर्व किया जाता है, उनके बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन किया जाता है। एक्स सीटू के एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर बात करें तो एक्वेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन अलग से बनाया जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन बनाया जाता है, डीएनए बैंक बनाया, जू बनाए गए हैं, जो आप चिड़ियाघर जाते हैं, ये क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है, अगर वहीं पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान जो है के अंदर किसी भी मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। ये की पॉइंट है, यही आपको ध्यान रखना है। सिवाय यानी कब, जब राज्य का मुख्य जो है वार्डन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अध्याय जो 4 में दी गई शर्तों के तहत उसे अनुमति देता है, तब के सिवाय जो है किसी को जो है राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो देखेंगे तो ये अभ्यारण्य का एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें इकोसिस्टम के प्राणीजात, वनस्पति और भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक जो है उनका महत्व होता है। ठीक है, यानी अभ्यारण्य के अंदर निवास करने वाले लोगों को कुछ अधिकारों की अनुमति दी जा सकती है। तो ये इसका कभी कभी कंपेरिजन स्टडी पूछ लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अनुमति नहीं होती है किसी भी अधिकार की, वन्य जीव के अंदर कुछ अधिकारों की अनुमति दी जाती है। पशु चराने की अनुमति नहीं होती। नेशनल पार्क में वन्य जीव अभ्यारण्य में मुख्य वन्य जीव संरक्षक इसे रेगुलेट करके नियंत्रित करता है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे एक नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसे कहते हैं दुधवा नेशनल पार्क। ये तेराई बेल्ट में आप देखेंगे, ठीक है, लखीमपुर खीरी के पास जो है ये स्थित है। और यहाँ से जो है आप देखेंगे शारदा और घाघरा रिवर जो है बहती है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब थोड़ा सा अगर नेशनल पार्क और ये सब देख रहे हैं तो थोड़ा प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत आपको ध्यान रखना है, मिलान करने के लिए देगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 1973 में स्टार्ट किया गया। ठीक है, और यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैसों का वहन करती है। ठीक है, और इसे जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण इसका कार्यान्वयन करता है। और ये देखेंगे एक क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन है। और भारत में बाघ की आबादी देखेंगे तो अभी वर्तमान में 2018 में जो जनगणना हुई थी 2967 बाघ पाए जाते हैं। TX2 क्या है, TX2 2018 में 4 वर्ष पहले TX2 का लक्ष्य रखा, यानी बाघों की आबादी दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया, तो वही TX2 है। कैट्स क्या है, ये 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है कैट्स का दर्जा दिया गया है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करें तो पैटर्न की बात करें, सॉरी मैंने बताया 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करती है, ये नहीं, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होगा, यानी इसमें जो शेयर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है दोनों का शेयर होता है। ठीक है, यानी 60-40 और या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 90 और 10% शेयर होता है। तो आप ध्यान रखिएगा ये केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। आप इसको सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो जो व्यय होता है इस पर 60 और 50% का रेशियो होता है। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व में है, 54। हाल ही में जो जोड़ा गया टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये करंट अफेयर है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थित ताप विद्युत केंद्र की। ठीक है, तो आंवला ताप विद्युत परियोजना, इससे क्वेश्चन आया, बरेली में स्थित है। अररिया ताप विद्युत परियोजना अररिया में स्थित है। रिहन ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। दादरा ताप विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अररिया और आंवला और दादरी क्या है, गैस आधारित जो है ताप विद्युत संयंत्र है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है RIR में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एनर्जी सेक्टर का क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाता है, किसका ज़्यादा मतलब क्षेत्र है, किसका कम है कैपेसिटी के मामले। तो जीवाश्म ईंधन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है भारत में। इसके बाद आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले जीवाश्म ईंधन, फिर नवीकरणीय ऊर्जा। अगर पूछा जाए इसमें जीवाश्म ईंधन में सबसे ज़्यादा किस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, कोल एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है।
और नवीकरणीय ऊर्जा में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा किससे बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जल विद्युत से सबसे ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा बनाई जाती है, उसके बाद विंड से, फिर आएँगे सोलर से। ठीक? ये डाटा आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, तो बहुत सारी लिस्ट इसमें दी गई हैं। इनको आपको जैसे आपसे पूछा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? तो चंदौली। ये यूपी का सबसे पुराना जो है वन्यजीव विहार है, जिसे 1957 में जो है स्थापित किया गया था। किशनपुर वन्यजीव विहार, दुधवा राष्ट्रीय पार्क, ये लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट वन्यजीव बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव चित्रकूट। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र मिर्जापुर में है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहाँ? ललितपुर। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, लगभग 6 किलोमीटर से कम। ठीक है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व देश का 45वां जो है टाइगर रिजर्व है, ये शाहजहांपुर में है। ये नवीनतम टाइगर रिजर्व है यूपी का। और प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल विस्तृत वाला टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। इसका विस्तार मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, हापुड़ में स्थित है। यही चीजें आपको यहाँ पर मैप में मिल जाएगी, लोकेशन आपको देख लेना है। इसके बाद करें उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात करें। ठीक है। बर्ड लाइफ सेंचुरी से और जो वेटलैंड है इसका कनेक्टेड है, तो ये पूछा जाता है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ? उन्नाव, सबसे पुराना 1984 में स्थापित किया गया था। पखीरा पक्षी विहार कहाँ है? बस्ती संत नगर, संत कबीर नगर। समान पक्षी विहार कहाँ है? मैनपुरी। पार्वती आरंग पक्षी विहार गोंडा जयप्रकाश नगर में है। इसके अलावा विजयनगर पक्षी विहार महोबा, हमीरपुर। पटना पक्षी विहार एटा में है, सबसे छोटा 1 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में है। ठीक है। समसपुर पक्षी विहार पूछा गया था, रायबरेली में है। सुरसरोवर आगरा। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद में। यही चीजें बर्ड लाइफ सेंचुरी के यहाँ पर मैप में दी गई है। इनका जो लोकेशन है ये चीज आपको जरूर याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई की बात करते हैं, इससे RAR में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन कहाँ पूछे गए हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 80% सिंचाई नहर का कार्य नलकूपों, ये ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों से। उसके बाद नलकूप और कुओं से। इसके बाद 19% जो है नहरों द्वारा की जाती है। तो यही पूछा था कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है? तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों और कुओं द्वारा, उसके बाद 19% नहरों द्वारा की जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इतने चीज़ों में बस। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, नहर सिंचाई के तहत जो है 3,91,000 हेक्टेयर लैंड जो है ये आते हैं। और राज्य का कुल नहर सिंचाई सिंचित क्षेत्र कितना है? 30.91% है। ये भी क्वेश्चन यूपी RO में पूछा गया है PYQ में। एक ये एक ये। ठीक। अब यूपी की बात कर लें तो वो तो हो गया। अब इंडिया लेवल पर देखिए क्या रहा है, ध्यान रखना। स्टेट दिया गया है, रिवर दिया गया है, डैम दिया गया है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। एक तो यूपी स्थल पूछता ही है, लेकिन अगर आप नहर वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए साथ ही साथ। जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो आपको पूछता है कि चमेरा डैम। चमेरा डैम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये नॉर्थ इंडियन रावी नदी किनारे पर है। केरला में आप देखेंगे तो पेरियार रिवर पर इडुक्की डैम आ जाएगा। ठीक है। टेहरी डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये भागीरथी नदी पर है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे गांधी सागर डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। गांधी सागर डैम जो है चंबल रिवर पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसके द्वारा देखेंगे तो आप देखेंगे तो एक डैम पूछा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? दांतीवाड़ा डैम। ये बनास रिवर पर है, गुजरात में है। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ हाइड्रोलॉजिकल जो है डैम है, इनको पूछे जाते हैं आपको। ये सारी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, इसको आपको देख लेना है, ये आपका काम है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा डैम किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डैम है। ठीक है। छोटे बड़े मिलाकर सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के पास है। इसके बाद MP का नंबर आएगा, फिर गुजरात का नंबर आएगा, फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का, फिर कर्नाटका का नंबर आएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रिवर्स एंड डैम की बात करें तो देखिए गंगा नदी के किनारे पर रिवर जो है आप देखेंगे नरौरा। तेहरी डैम देखेंगे तो गंगा रिवर पर ये भी है। फिर देखेंगे इंदिरा सागर। इंदिरा सागर की बात करें तो इंदिरा सागर जो आप देखेंगे तो नर्मदा रिवर पर। तो हरिकुंड की बात करें तो महानदी रिवर पर। नागार्जुन सागर की बात करें तो इधर आ जाएंगे तो कृष्णा नदी के पर स्थित है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी पर देखेंगे तो आप एक निजाम सागर है, और दूसरा जो है रामागुंडम जो है डैम स्थित है। ठीक है। तो ये यहाँ पर मैप भी दिया गया है, लिस्ट भी दी गई है, इसको आपको देख लेना है।
कभी कभार लिंक जोड़ो नदी जोड़ो परियोजना के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक यूपी और एमपी के बीच जो है लिंक नदी जोड़ी जा रही बेतवा और केन को लेकर, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी यहाँ पर भारत में जितने भी रिवर लिंक प्रोजेक्ट चल रहे हैं या संभावित है, इनकी लिस्ट दी गई है, इसको भी आपको देख लेना है। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए सपोज गोदावरी रिवर है, अब गोदावरी रिवर का जो है अपवाह क्षेत्र पूछ लीजिएगा। अपवाह क्षेत्र पूछेगा कि निम्नलिखित में गोदावरी का अपवाह क्षेत्र में कौन कौन से राज्य शामिल हैं। तो गोदावरी का अपवाह क्षेत्र का मतलब आप देखेंगे तो इसमें देखिए महाराष्ट्र। अब गोदावरी की जो सहायक नदी है, सहायक नदियों को भी आप शामिल कीजिए। ये पूरा जो सहायक नदियों को मिलाकर, मेन नदियों को मिलाकर जहाँ जहाँ रास्ते निकलती हैं, ये पूरा अपवाह क्षेत्र हो जाएगा। यानी महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, इसके बाद देखेंगे तो इधर उड़ीसा से, ठीक है, और इधर आंध्रा से, तेलंगाना से, ये क्या है, उधर गोदावरी का अपवाह क्षेत्र है। ऐसे ही हर नदी का आपको अपवाह क्षेत्र भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमको बता दी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है, और व्हाट्सएप पेज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट यूपीएसएल क्लासेस के साथ।